नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और ये वक्त है मंथन का। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, बल्कि बहुत तेज तेज बज रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को पूरे दम खम के साथ में मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुल 63 सीटों पर माफ़ कीजिएगा 63 सीटें उसकी थीं। इस बार 75 सीटों पर चुनाव मैदान में बीजेपी उतरेगी और 5 सीटों पर उसके सहयोगी दल के उम्मीदवार। इनमें से अभी तक 63 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी मंथन, चिंतन, गहन विचार विमर्श चल रहा है। इन सभी सीटों में से अधिकांश पर भाजपा के ही सांसद हैं, लेकिन पार्टी की सर्वे रिपोर्ट व कई अन्य समीकरणों के कारण उम्मीदवार बदले जाने पर भी विचार चल रहा है। लेकिन अभी भी जिनका टिकट कटना है या जिनकी फेवर में सर्वे रिपोर्ट नहीं है, उनका टिकट बीजेपी काटने का साहस नहीं कर पा रही है क्या, या अभी कुछ और विपक्ष के उम्मीदवार को देखना चाह रही है कि विपक्ष कौन सा उम्मीदवार उतारता है? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की जिन 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने हैं, उनमें रायबरेली महत्वपूर्ण है, प्रयागराज है, फिरोजाबाद है, बलिया है, भदोही है, देवरिया है, कौशाम्बी है, गाजीपुर है, मैनपुरी है, कैसरगंज है, मछली शहर है, फूलपुर है। ये सीटें हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर विपक्ष की तरफ तस्वीर देखें तो बदायूं से चचा शिवपाल मैदान छोड़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि अपने बेटे को वहां से वो चुनाव लड़ाएं। इसका प्रस्ताव अखिलेश यादव को दे दिया गया है। अखिलेश की हाँ के बाद शिवपाल के बेटे आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बवाल वितंडावाद चल रहा है रामपुर में एक पत्र वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का। उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि खां साहब नाराज हैं, और खां साहब रामपुर वाले इतना नाराज हैं कि रामपुर के प्रत्याशी को लेकर भी चकचक आखिरी तक मची रही, और मुरादाबाद का प्रत्याशी खां साहब ने ऐन वक्त पर बदला दिया। मौजूदा सांसद एसटी हसन को कहते हैं कि पिछली बार खां साहब ने ही टिकट दिलवाया था, लेकिन इस बार खां साहब ने ही उनका टिकट कटवा दिया और रुचिवीरा को टिकट दे दिया। दिलवा नहीं दिया, दे दिया, खुद ही दे दिया सिंबल, ये कहा जा रहा है। और इसके बाद जो एचटी हसन है, डॉक्टर एचटी हसन, वो बिफरे फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, ऐसे में हम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, हम कैसे किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा सकते हैं? कम से कम मुरादाबाद में तो मैं नहीं लड़ाने जा रहा। एचटी हसन साहब का ये सार्वजनिक बयान भी है। तो इस तरीके से कुल अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो हॉट सीटें हैं, चाहे वो पक्ष की वाली हों चाहे विपक्ष वाली हों, इन हॉट सीटों पर इनका क्या समीकरण है? कोई नया समीकरण बन रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो 12 सीटें रोके हुए है, क्या जो टिकट समाजवादी पार्टी लगातार बदल रही है, इस बार बागपत से अमरपाल शर्मा को आज ही टिकट बदल दिया, अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया उम्मीदवार हटाकर। तो कपड़ों की तरह समाजवादी पार्टी टिकट बदल रही है, उसके अपने समीकरण हैं। कौन सी गोटे बिछाने की फिराक में है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो प्रमुख सीटें हैं, या यूं कहें कि उन सीटों की आज हम चुनावी मंथन में बात करेंगे जो हॉट सीट कही जाती है। तो चुनावी मंथन में ये बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताएं। हम ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे किन सीटों पर कहां क्या पेच फंसा है, पहले ये समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। इस रिपोर्ट के बाद जब हम आएंगे तो आपको समझाएंगे कि पेच का मसला क्या है। जो सीटें हैं उनमें जो बीजेपी को 12 सीटें घोषित करनी है, उनमें क्या पेच है? कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सी सीटें पेच वाली हैं, उनका क्या पेच है? तो जो बड़ी सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, उनका क्या गुणागणित है, पहले इस रिपोर्ट में समझिए, फिर हम आपको समझाते हैं।
12 बची सीटों में सबसे अधिक हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली को माना जा रहा है, क्योंकि ये सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। वर्तमान में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी यहां से सांसद है, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं, पर देखना ये है कि क्या इस सीट से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से किसी एक को उम्मीदवार बनाती है या नहीं। बस भाजपा इसी के इंतजार में है। कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होते ही इस सीट पर भाजपा भी अपने पत्ते खोल देगी। मैनपुरी सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। वर्तमान में डिंपल यादव यहीं से सांसद हैं, इसलिए भाजपा भी किसी भी मजबूत उम्मीदवार को मौका दे सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट का हाल। इस तरह यूपी की कैसरगंज सीट से वर्तमान में भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन विवादों में रहने की वजह से पार्टी उनके नाम पर विचार विमर्श कर रही है। अंदर खाने में ये चर्चा भी है कि पार्टी यहां किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। अब बात करें फिरोजाबाद की, जहां पर यहां से भाजपा के चंद्रसेन सिंह जादौन सांसद हैं, लेकिन सपा ने यहां पर राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद यहां से किसे चुनाव लड़ाया जाए या चंद्रसेन को दोबारा मौका दिया जाए, भाजपा इस पर मंथन कर रही है और देवरिया को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। बलिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं। पहले वो भदोही से सांसद चुने गए थे, लेकिन साल 2019 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें बलिया से चुनाव लड़ाया और अब इस बार भाजपा यहां किसी नए उम्मीदवार पर विचार कर रही है। इसी तरह गाजीपुर में अफजाल अंसारी सांसद हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट पर भी कभी सांसद रहे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे के चुनाव लड़ाने की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। यही हाल देवरिया सीट का भी है। यहाँ से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं, लेकिन चर्चा ये भी है कि यहाँ भी उम्मीदवार बदला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी के नारे को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर भाजपा किसी स्थानीय ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो हाई प्रोफाइल सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उनमें कहां पेंच फंसा है, सबसे बड़ा सवाल है। यही सवाल आज हम मंथन में उठाने वाले हैं। जो 2-3 सीटें हैं, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही ताकतवर मंत्री जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 2 सीटें फंसा कर रखी हैं, एक मैनपुरी और एक फिरोजाबाद। वो चाहते हैं, नेतृत्व तो चाहता है कि जयवीर मैनपुरी से लड़े। जयवीर बचना चाहते हैं मैनपुरी से, क्योंकि उनको पता है कि यादव परिवार की ताकत वहां पर है क्या मैनपुरी में। और अभी उपचुनाव में जिस तरीके से स्थितियां हुई, डिंपल यादव जीती, शिवपाल यादव के आने से वहां यादव परिवार की और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। इसी तरीके से फिरोजाबाद में भी वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। उनके परिवार में जिला पंचायत अध्यक्षी, ब्लॉक प्रमुखी, मंत्री पद, मतलब पूरा शासन सत्ता जयवीर खुद ही समेटे हुए हैं। तो उनके कारण ये पेच फंसे हुए थे। इसी तरीके से अगर देखें तो अलीगढ़ का जो टिकट घोषित हुआ सतीश गौतम का, उससे पहले वहाँ ठाकुर जयवीर सिंह अपनी पत्नी राजकुमारी चौहान के लिए टिकट चाहते थे। ये मामला फंसा हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ब्रजभूषण शरण का मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भाई दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये ऊपर वाले ने दिया है। वो दबदबा कितना कायम रख सकते हैं? पूर्वांचल की 4-5 सीटों पर उनका दबदबा है, ऐसा लोग कहते हैं। इस तरीके की गुणागणित देखने को मिल रही है। अफजाल अंसारी के खिलाफ भयंकर मोदी लहर में वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो भयानक तरीके से हार गए थे। 1 लाख से अधिक वोटों से हार गए थे। अफजाल अंसारी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के वहाँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका गैंगस्टर रेट का एक मामला चल रहा है, उसमें भी सुनवाई है। अगर कहीं कोई फैसला प्रतिकूल आ गया, अफजाल अगर चुनाव नहीं लड़े, तब वहां मनोज सिन्हा के बेटे या अन्य बीजेपी के उम्मीदवार के लिए राह आसान होगी। लेकिन अफजार के मैदान में डटे हुए रहते वक्त ये राह आसान नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत, उस पर आरोप प्रत्यारोप, उन्हें जहर देकर मारने की बातें अंसारी परिवार कर रहा है। इससे एक सिंपैथी लहर निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी एक माफिया रहे हैं, बहुत सारे हीनियस क्राइम उनके नाम दर्ज हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है सिक्के का कि अंसारी परिवार का अपना एक इतिहास भी है और अंसारी परिवार का एक रसूख और दबदबा भी है और उसके चाहने वाले भी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अफजाल अंसारी को वहां पर निश्चित रूप से लाभ मिलता नजर आएगा। इसी तरह रायबरेली की सीट पर यह कहा जा रहा है कि हाल में ही सपा से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने वाले मनोज पांडे, जो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, मनोज पांडे रायबरेली से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई आता है या कोई और आता है। लेकिन अगर मनोज पांडे आएंगे तो फिर अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह जो विधायक हैं, उनका क्या रुख होगा? वो भी बीजेपी में हैं। बहुत सारे तरह तरह के समीकरण हैं। खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब पता नहीं क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन दावेदार जो हैं मनोज पांडे के अलावा दिनेश सिंह हैं और बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पर खेल सकती है। तो जो अगर ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखें तो बड़ा ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे हैं। ब्रजभूषण शरण के नाम पर बीजेपी सहमत नहीं है, उनके परिवार को टिकट देना चाहते हैं, लेकिन ब्रजभूषण चाहते हैं कि टिकट उन्हीं को मिले। वो कह रहे हैं दबदबा कायम है। मैनपुरी में जैसा मैंने बताया कि अभी तक कोई परिस्थिति सामने नहीं आई, लेकिन किसी शाक्य को वहाँ टिकट देने की बात हो रही है। फिरोजाबाद में भी जैसा मैंने बताया कि वो टिकट फंसा कर रखा है उन्होंने। जो जयवीर सिंह है, मिनिस्टर हैं, अभी चंद्रसेन जादौन हैं वहाँ पर, वो अपने टिकट या बेटे के टिकट की मांग वो भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे इस तरीके के समीकरण बहुत सारी सीटों पर उलझे हुए हैं। मछली शहर की बात हो रही है। प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। उज्ज्वल रमन वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस से। अब उनके सामने कौन आता है? उज्ज्वल रमन के सामने बीजेपी इसका इंतजार कर रही कि उज्ज्वल रमन की, अगर उज्ज्वल रमन सिंह कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, उनका दबदबा है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त की सीट पर भी असमंजस कायम है। ये बहुत सारे गुणागणित समीकरण हैं। कहीं कहीं सब सारी चीज़ें अगर उलझ रही हैं तो कुछ सीधी होती भी नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि वास्तव में बहुत संगठित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बहुत सिस्टम है, बहुत तंत्र है, लेकिन इन 12 सीटों की घोषणा में जो अंतिम 12 सीटें हैं, इतनी देर क्यों लग रही है? ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल आज हम मंथन में जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है उससे हम ये बड़ा सवाल पूछेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आलोक तिवारी कांग्रेस के नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वक्त देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि भाई ये मामला कहाँ फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है और ये कब तक सुलझेगा उलझेगा। जफर नकवी आप ही के पास आ रहे हैं। भाई बहुत इतनी देर क्यों कर दी हुजूर? आते आते बहुत देर हो गई। अब तो पहली सीट आने का ही पहली लिस्ट आने का इंतजार हम लोग करते रहे, फिर दूसरी को आप लोगों ने तरसा दिया, कोई खरमास और मास का चक्कर रहा, दूसरी आई, अब तीसरी तो लग रहा गुल हो गई है, कहीं गायब हो गई। हम लोग ढूंढ रहे हैं, रोज रोज देखते हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल करते रहते हैं कि बीजेपी की ये जो उत्तर प्रदेश की 12 वाली लिस्ट कब आएगी। और ये जो राघवेंद्र सिंह राजू बैठे हुए हैं ना, ये सुबह से शाम तक ये हमें समीकरण बताया करते हैं रोज कि अब देखो यहाँ पे इस ठाकुर का टिकट कट गया, अब इस बामन का टिकट कट गया, ठाकुर 19 थे अब एक ही रह गया, बामन 12 थे 3 रह गए। अब ये राघवेंद्र सिंह राजू झंडा उठा लिए हैं, ये करे भैया जो अपर कास्ट की नाराजगी बहुत दिक्कत में आ जाएगी। तो अभी 12 टिकट नहीं है, तो राजू इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ अपर कास्ट का भला हो जाए इस पूरी 12 की लिस्ट में। लेकिन ये गुणागणित चल रहा है, तो क्या यही गुणागणित जो राघवेंद्र सिंह राजू लगाया करते हैं सुबह शाम तक, क्या यही इसी तरह गुणागणित कुछ बीजेपी का नेतृत्व लगा रहे हैं क्या जफर भाई? क्योंकि अभी तक तो टिकट आए नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण सीटें हैं, बड़ी उलझन है क्या इन सीटों पर जफर अली?
चौहान साहब, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। हम 80 की 80 सीट जीतने के लिए चिंतन और मंथन करते हैं। हम इसलिए चिंतन और मंथन नहीं करते कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी वही हैसियत रखता है जो तमाम वो लोग रखते हैं जो किसी सम्मानित पद पे हैं। हम चिंता और चिंतन तो वो लोग करें जो 80 में शून्य पाने वाले हैं। हाँ, और जिन सीटों पे ज्यादातर हम चिंतन मंथन कर, उनमें से ज्यादातर सीटें तो हमारी जीती हुई हैं। चिंतन और मंथन की आवश्यकता उन लोगों को है जो अपने घर को छोड़ के राज्यसभा चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन वाले, और वहां पे प्रत्याशी नहीं कोई एक फाइनल कर पाते हैं। हमारे पास तो हर सीट के लिए इतने नॉमिनेशन है, इतने लोग हैं कि हमको चिंतन मंथन इस पे करना है कि हम आने वाले समय में इनको मौका दें ताकि पार्टी के नेतृत्व में और अच्छा विकास हो सके। हमको चिंतन मंथन इस चीज पे नहीं करना है कि कौन आएगा। हमारे क्या से जो भी आएगा वो संगठन की कार्यशैली के अधीन आएगा, केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार आएगा, चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसके अधीन आएगा। तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, सोचे वो लोग और चिंतन मंथन वो लोग करें जिनको अपने प्रत्याशी अगर मिल जाते तो कभी कोई भाग जाता है, तो कभी क्या होता है कि जो अच्छी सीटें जहां से उनके कभी गढ़ हुआ करते थे, अब वहां से वो झंडा लेकर कहीं दूसरी जगह भाग गए हैं और वहां पे चुनाव लड़ने के लिए ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जहां से जीतते हैं वहां पे भी संगठन की अरे संरचना माना जफर अली, माना क्यों भाग रहे हैं? चाचा शिवपाल मैदान छोड़ रहे हैं, मान लिया, लेकिन आप भी तो नहीं घोषित कर पा रहे हो ना। आपको भी लग रहा है कि अगर टिकट आएंगे तो कई लोग मैदान छोड़कर विद्रोही लड़ने लगेंगे। ये भी तो है खतरा आपके सामने। और ऐसा नहीं है जफर अली, माफ करिएगा, आपने बहुत उधार के कैंडिडेट ले रखे हैं पूरे देश में। आपका इतना बड़ा संगठन है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको दूसरे दलों के लोग चाहिए। आप धनाधन ज्वाइन करा रहे हैं। आज ही कांग्रेस के दिल्ली से चुनाव लड़े पिछली बार 2019 में, ब्रजेंद्र सिंह बिल्कुल गुलाटी मार के आ गए आपके पास। और कुछ दिन पहले वो ब्रजेंद्र सिंह ऐसे मुक्का दिखा रहे थे, आप लोगों को मुक्का दिखा रहे थे कि मैं देख लूंगा, और आज गुलाटी मार के आपके पाले में आ गए। अब हरियाणा से आप उनको चुनाव लड़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उम्मीदवार आपको भी जरूरत है। हमारा देश हित के लिए जो सोचता है। अच्छा, इसमें देश हित हो जाएगा, इसमें देश हित, इसमें देश हित, और शिवपाल अगर भाग गए तो वो भगोड़े हैं। चलिए कंप्लीट करने दीजिए चौहान साहब, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जो लोग देश हित की, समाज हित की और देश विकास की बात करना चाहते हैं, जो मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारते हैं, जफर भाई आपको रोक रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे, जरा फुल फ्रेम किया जाए। संजय सिंह 6 महीने के बाद, आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, 6 माह के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं। संजय सिंह कल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और ट्रायल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आज उन्हें रिहा करने का परवाना तिहाड़ जेल भेज दिया। दोपहर में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तीसरे वाले गेट से उन्हें तिहाड़ में ले जाया गया और अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है। 6 माह बाद आम आदमी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद संजय सिंह खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भीड़ देखिए, काफी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए। जरा एम्बियंस दिया जाए। तो ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं विपक्ष की राजनीति की दृष्टि से। और अभी तक कट्टर ईमानदार, अब शेर आया ये शोर है दिल्ली की सड़कों पर। कौन आया, शेर आया। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के नेता विजेता की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं शेर आया। देखते हैं
कि चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कैसा जाता है, क्योंकि बड़ी कठिन डगर है आम आदमी पार्टी के लिए। उनके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जेल में है शराब घोटाले में, लेकिन अच्छी खबर कि संजय सिंह बाहर। और आज बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि संजय सिंह बाहर तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का क्या होगा, क्या वो भी बाहर आएंगे, क्या इसी बिना पर उनको भी जमानत मिलेगी क्या? खैर, ये कोर्ट का फैसला है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन विपक्षी राजनीति को संजय सिंह के बाहर आने के बाद निश्चित रूप से एक ताकत मिलेगी। और लोग ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो इंडिया वाले गठबंधन की रैली हुई, जिस तरीके से राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने तेवर दिखाए, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मोदी की सरकार सारे विपक्ष को जेल में डाल रही है, कुचल रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो इन सब सारी चीजों को लेकर जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर एक तरीके से टिप्पणी की जा रही है। तो जैसी परिस्थितियां बनी, विपक्ष ने पूरी तरीके से इन चीजों को देखा और कह रहे हैं कि विपक्ष का जो नैरेटिव सेट ना हो पाए ये, इसके लिए संजय सिंह बाहर आ गए हैं। ईडी ने उनका विरोध नहीं किया है। खैर, बहुत कथाएं हैं, बहुत चर्चाएं हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। संजय सिंह की कुछ शर्तों के साथ जमानत हुई है कि वह एनसीआर से बाहर जाएंगे तब भी ईडी को सूचना देंगे। अपनी जमानत या अपने केस पर कोई टिप्पणी जो सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। विपक्ष के लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये प्रक्रिया है जमानत हासिल करना, संजय सिंह ने हासिल कर लिया तो अच्छी बात है, बरी थोड़ी हुए। खैर, जो चर्चा मूल है वो जो प्रमुख सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उनमें कहाँ पेंच फंसा है मंथन में, चुनावी मंथन में। आज इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बीजेपी के नेता जफर नकवी कह रहे थे कि भाई हम तो किसी को भेज दें, हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वहां तो चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, मोदी का चेहरा महत्वपूर्ण है, ये वो कह रहे हैं। रुख करेंगे मयंक शुक्ला का। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मयंक, बीजेपी कह रहे कि भाई आप लोग सब ये करते रहो, आप लोगों के लोग अब आपको मिल नहीं रहे हैं, छोड़ कर भाग रहे हैं। जो परिवार की सीटें थी उसमें भी लोग भाग रहे हैं, इंडिया गठबंधन से भी लोग भाग रहे हैं, कांग्रेस को भी उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, तो पेच आपकी तरफ भी फंसा है। खान साहब खुद ही टिकट जारी कर दे रहे हैं, आजम खान साहब, मतलब अखिलेश यादव की जरूरतें नहीं, वो खुद ही सुबह शाम बदल देते हैं टिकट। तो आप लोग पार्टी वार्टी चला रहे हो तो मजाक कर रहे हो। और दूसरा मसला यह कि भाई बीजेपी करे कि उसका चिन्ह ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई पेच वेच नहीं है। वो अभी देख रहे हैं आप लोग कितने बार दल बदल करते हो, क्या क्या करते हो, उसके बाद वो अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। मयंक शुक्ला, देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्विटर करके अपने प्रत्याशियों को वापस करने की प्रक्रिया नहीं करी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों को बदलने का काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो सांसद हैं वो कभी धरातल पे काम कर ही नहीं पाए। बरेली मंडल में ही 3 सीटें उन्होंने बदल दी, और सिर्फ इस बात पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे जातिगत समीकरण साधें, या फिर कैसे घोटालेबाजों को चाहे लाना पड़े, या कोई कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उन सबको लाके जैसे तैसे करके हम अपनी सरकार बना लें। जो 400 पार का नारा है वो इसलिए खोखला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पे लड़ ही नहीं पा रही है। जब लड़ नहीं सकते तो 400 सीटें ला भी नहीं सकते। अब बात रहती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, तो धरातल पे वो पूर्ण रूप से शून्य रही है। कोई भी महत्वपूर्ण काम, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज, कोई बड़ी संस्था, कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। जो भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के काम थे, उन्हीं को नाम बदल के अपना काम चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रही बात टिकट और सीट वितरण की, तो समाजवादी पार्टी आपका काम धरातल पे लगातार चल रहा है। हम लोग लगातार अच्छे प्रत्याशियों को सामने ला रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को हटाने में सहयोग करें, उन सब लोगों का साथ लेंगे। मगर हम लोग कम से कम ऐसे लोगों को साथ नहीं ले रहे हैं। जनार्दन जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा के, पहले कांग्रेस में थे, घोटालेबाज थे भाजपा की नजर में, मगर अब वो आ गए हैं भाजपा में, तो अब वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। ऐसे लोगों को ना शामिल करके ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को हम शामिल करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं कर रहे हैं जिसपे कोई दाग है। हम अपने नेताओं में, अपने प्रत्याशियों में ढूंढ के अच्छे लोगों को आगे लाके चुनाव लड़ने और जीतने का काम करेंगे। ठीक है। अभी कल संजय सिंह की जमानत की जब खबर आई तो मैं देख रहा था
एक मीडिया संस्थान ये भी कह रहा था क्या संजय सिंह भी वॉशिंग मशीन से धुल गए, उनका भी इशारा था कि कहीं संजय सिंह भी तो नहीं उधर मिल गए। मतलब अजब गजब स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिल रही। आलोक तिवारी कांग्रेस के नेता जुटे हुए हमारे साथ में, जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, जुटान तो है ही हम लोगों का। आलोक तिवारी, ये अमेठी रायबरेली को क्यों पहली बना के आप लोगों ने रखा है? मतलब गांधी परिवार मैदान छोड़ गया है क्या आलोक तिवारी? गांधी परिवार मैदान छोड़ गया है क्या? नहीं, गांधी परिवार मैदान छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज केवल गांधी परिवार ही मैदान में है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का जरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 10 साल सरकार चलाने के बाद वो ये बता रहे हैं कि हर समस्या की जड़ में कांग्रेस है। ये जो है जेपी नड्डा कह रहे हैं केवल परिवार ही बचेगा कांग्रेस में, बाकी सब वो इंपोर्ट कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, आप लोगों के यहाँ केवल परिवार बचेगा। आज ही कह रहे हैं जेपी नड्डा इस बात को। नहीं, कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बिहार से आए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करिए। मैं समझ रहा हूँ दोनों तरफ से फ्लो है, बीजेपी से कांग्रेस में भी है, कांग्रेस से बीजेपी में भी है, फ्लो बनाए रखिए दोनों लोग। लेकिन मसला ये है कि अमेठी और रायबरेली जो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं आपकी, उन पर क्या, कौन, कब वो डिसाइड कर लेंगे। वो हमारी बिल्कुल जो जीती हुई सीटें हैं और काफी अंतराल से हम जीतेंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ विचार विमर्श चल रहा, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके डेट्स थोड़ा सा बाद में है। अब भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है, तो भाई एक बात है, ये लोग स्टीरियोटाइप बोला करते हैं। हमारे यहाँ जो है ऐसा है, संगठन है, व्यक्ति नहीं है। इनके यहाँ केवल व्यक्ति ही है, और वो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, देश पर लाइबिलिटी बन चुका है। धरातल की रिपोर्ट इनको कपाए दे रही है, और पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी फाइटिंग है, और जातीय इनफाइटिंग भी है, क्योंकि जिस जाति को बिलोंग करते हैं योगी जी वो बहुत नाराज है। और उधर जरा बालियान के जो काफिले पर मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, वो योगी साहब की बिरादरी। हमें लग रहा है आप और राघवेंद्र सिंह राजू सलाह करके आए हैं कि ठाकुर बामन नाराज हैं, ये सलाह करके आए बीजेपी को डराने के लिए आप लोग। आदमी नाराज है। आलोक तिवारी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, मनोज मिश्रा का रुख करूंगा। मनोज भाई, ये 12 सीटें तो यक्ष प्रश्न जैसी बन गई हैं। मुझे लगता है अब हम लोग सोच ही रहे हैं, आप भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश भर में घूमते रहते हैं, ये सब क्या कहानी चल रही है भाई? इन लोग अभी तक बीजेपी की 12 सीटें, जिनको कहा जाता है कि भाई बीजेपी तो बहुत ही फास्ट काम करती है और दनादन सब कुछ तैयार रहता है, डेटा है, मतलब इतनी ऑटोमेटेड मशीनरी तो हमें लगता है विश्व में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होगी। इतना सारा संपर्क जो तमाम तरीके का होता है, उसके बाद भी ये 12 सीटें बड़ी पेशानी पर क्यों बल पड़ रहा है बीजेपी को? क्या खबर है आपके पास? दुर्गेश भाई, सच बात तो ये है कि साफगोई से चाहे जितना जो इनकार करे, लेकिन जब चुनौती और लक्ष्य स्वयं से हो, और खासकर उत्तर प्रदेश की 12 सीटें, चूंकि 80 में 73 और 80 में 62, 14 और 19 का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको दोहराने की और नारा भी 400 पार का है, और 400 की बात है 4 जून 400 पार, तो बिना उत्तर प्रदेश को संभव नहीं। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे भदोही हो, चाहे वो फिरोजाबाद, जिन जिन सीटों को आपने मतलब 12 सीटों पे तय किया है, मैं सच बताऊं, इस पर दोनों पक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार 80 नंबर से 90 नंबर से 2 बार पास होती रही है, उसको भी कैंडिडेट देने में समस्या है। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन खासकर हम आप या जो पत्रकार साथी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रयागराज आप देखिए रीता बहुगुणा जोशी, रायबरेली में आप देख लीजिए, तो इनके पास जहां पर ये संख्या बताते हैं कि साहब हमारे 2, 3, 4 प्रत्याशी मान लेते हैं, जब आपकी सरकार होती है, जब संख्या बल आपका ज्यादा होता है, तो आपके पास प्रत्याशी और कैडर बेस और संगठन के लोग टिकटार्थी ज्यादा होंगे, स्वाभाविक सी बात है। जिनके पास सीट ही नहीं है, जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, जिनके पास संगठन या बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास टिकटार्थी या प्रत्याशी कहाँ होंगे, ये हम सब लोग समझते हैं। लेकिन जिन सीटों को आपने चूज के मतलब 12 पर जो आप चर्चा या जो आपका विषय है, लगातार आपने इसको कई बार दोहराया, मैं सच बताऊं बड़ी ईमानदारी से, आपको भी बात पता है, बाकी पत्रकार साथियों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार समीकरण बनाती है, बिगाड़ती है, दिल्ली में लगातार बैठकें होती हैं, फिर उन बैठकों के बाद अभी तक प्रत्याशी नहीं तय किए जा सके हैं। ये सच्चाई, इसको इनकार नहीं कर सकता।
रही बात पैनल पर बैठे कई लोगों ने कई बातें कही। जब चौहान साहब एक दिन पहले आते हो, 2 दिन राज्यसभा हो जाते हैं, तो अब इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हाथ के कमल में पंजे का पंजा है, पंजे कमल हाथ के फूल है। अगर हम पूरे जीते हुए प्रत्याशियों की बात कर लेंगे या जो प्रत्याशी बने उनकी बात कर लेंगे, तो आया राम गया राम। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक समय तक क्षेत्रीय दलों में काफी उसका वर्चस्व रहा। उसके ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी मौजूदा सरकार में भी या मौजूदा समय में होने जा रहे हैं। लेकिन जो बदायूं की बात है, जो फिरोजाबाद की बात है, जो अन्य जगहों की बात, जैसे आपने जिक्र किया, चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर ले या आजम खान साहब की बात कर ले। देखिए, स्वर्गीय नेताजी के रहते भी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भी आजम साहब की स्थितियां वैसे ही हैं, जबकि बहुत बड़ी हार रही। उपचुनाव आपने देखा होगा कि आजमगढ़ भी हारे और रामपुर भी हारे, उसके बावजूद भी तेवर में कमी नहीं। जबकि इंतजार पक्ष को भी, विपक्ष को भी या उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक विशेषज्ञों को भारतीय जनता पार्टियों के इन प्रत्याशियों की है जो 12 आने वाले हैं। अमेठी और रायबरेली को अगर हम छोड़ दें तो बहुत ज्यादा चर्चा कांग्रेस को लेकर कोई कर नहीं रहा। ठीक बात है, अभी आपने जैसे चूंकि प्रयागराज में हमारा गृह क्षेत्र है, रेवतेश रमन सिंह और उनके बेटे उज्जवल रमन का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है। इनका अपना जनाधार रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक और सांसद रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस को एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 12 सीटों पे लगातार, आप मछली शहर की सीट देख लीजिए, जौनपुर में आपको पता ही होगा कि कृपाशंकर सिंह के कैंडिडेट होने के बाद किस तरीके से रातों रात फिर धनंजय की बगावत चल ही रही है। तो चुनौती और लक्ष्य, कानपुर को भी संगठन नहीं लड़ा रहा, प्रत्याशी शिकायत करते घूम रहे हैं कानपुर। नहीं, थोड़ी हमको आपकी लिबर्टी रमेश अवस्थी को देनी पड़ेगी दुर्गेश भाई, क्योंकि मामला पत्रकार बिरादरी दुख है, हमें दुख है। आज ही हमने उनका इंटरव्यू कराया और सवाल पूछवाया, तो कह रहे हैं आप लोगों का भी धर्म है। रमेश अवस्थी जी हम लोग के प्रिय हैं, पत्रकार हैं इसलिए प्रिय हैं, सारे लोग प्रिय हैं, नेता भी हमें बहुत प्रिय हैं। जफर नकवी हमें घूर रहे हैं कि भाई सारी पत्रकारी प्रिय हैं आप लोगों को जी। नहीं जफर साहब, हम मुझे लगता है हमारे 6 या 7 साथियों में 6 लोगों को सिंपैथी है और लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के कंधा उठाए और बिल्ला लिए घूम रहे हैं। हम 80 में कुछ तो दावेदारी आपकी बननी चाहिए। आप द रिकॉर्ड जब हम सब सारे साथी बात कर रहे थे, ये जिक्र कहा रहा था मुख्तार अब्बास नकवी अटल सरकार में मंत्री रहे, बाद में भी मंत्री रहे, आप लोग जब उनको भूल जाते हो तो ये तंज आप पर बनता है। दुर्गा भाई, फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये जो 12 अहम सीटें हैं, ये उस तरीके से हैं जैसे वानगी होती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 12 सीटें चुनौती हैं भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेट को जिताने की, कैंडिडेट चयन प्रक्रिया को लेकर के। मुझे लगता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। ठीक बात है। राघवेंद्र सिंह राजू, महेंद्र सिंह के पास मैं बाद में जाऊंगा। राघवेंद्र सिंह राजू, बहुत सारा समीकरण जो आप मुझे ऑफ स्क्रीन बहुत बताया करते हैं, मतलब रोज आपका हमारा डिस्कशन चलता है, जरा वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं सवाल वाल नहीं पूछूंगा आपसे, क्या समीकरण इन 12 सीटों को लेकर जो प्रमुख सीटें महत्वपूर्ण, बहुत जल्दी में, फिर मैं महेंद्र भाई के पास जाऊंगा, बोलिए। दुर्गेंद्र जी, कौशाम्बी और फूलपुर का जहां तक मामला है, और साथ में अगर आपने देखा हो कि मछली शहर सुरक्षित है, अब मछली शहर सुरक्षित और कौशाम्बी में आपको मालूम हो कि महुआ मैत्री जैसे लोगों का उन्होंने जब इतना बड़ा ऑर्डर पढ़ा विनोद सोनकर जी ने, हाँ। जो भाजपा में बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, दलित नेता के रूप में उनको बहुत बड़ा नेता बीजेपी माना जाता है, लेकिन वहां पर राजा भैया का पैंच फंस गया है। क्योंकि अभी आपने देखा चुनाव में राजा भैया ने जिस तरीके से मदद किया, तो राज्यसभा चुनाव में जी, तो वही स्थिति आपने प्रयागराज में देखा। प्रयागराज में भी चूंकि मौजूदा कैबिनेट मंत्री अपनी पत्नी को वहां लड़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं लड़ा पा रहे। यही स्थिति जो सबसे सुपर सीट है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह जी का नाम भाजपा के लोग शुरू में ले रहे थे, लेकिन कहीं फिर अदिति सिंह का नाम आया कि नहीं साहब अखिलेश की बेटी है और कांग्रेस से रही है, ऐसा कर लीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम अभी भी जो बीजेपी के सामने आ रहा है वो दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे के बीच में आ रहा है। लेकिन मनोज पांडे जी कहीं से आए और उन्हें आपने देखा वो जितने भी क्रॉस वोटिंग किए थे उनको 22 श्रेणी सुरक्षा मिल गई, इनको तो 22+ मिल गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से मैं आपसे चर्चा कर रहा था, और अभय सिंह माफिया थे, उनकी धुलाई हो गई, वो साफ सुथरे चिको लाइट हो गए। अभय सिंह, आप जो स्थिति बता रहे थे, अभी राज्यसभा चुनाव से पहले जफर भाई जी ने माफिया कहते थे, गुंडे कहते थे, वो चिको लाइट बन के घूम रहे हैं। मनोज मिश्रा को भी वहां मिलते होंगे, लखनऊ में घूमते फिरते।
पूरे प्रतापगढ़ में जगह जगह नारेबाजी हो रही है कि मोदी योगी से कोई बैर नहीं, संगम तेरी खैर नहीं, नारे लग रहे हैं। कचहरी में वकील बोल रहे हैं, ऑडियो हो रहा है मीडिया पर। दूसरा आप जो देख लीजिए नोएडा में स्थिति क्या है। आज हमसे एक महबूब साहब थे, बड़े अच्छे मुस्लिम नेता हैं यार, बोले कि बीजेपी ने कितने मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट दिया। भाई अगर 23% हमारा भी मत है, और मैं बता रहा हूं दुर्गेन जी, मैं जो अपर कास्ट की बात करता हूं, CSDS की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2009, 2014 और 2022 में भी देख लीजिए विधानसभा के चुनाव में सर्वाधिक जो ठाकुरों ने मत दिया बीजेपी को, आप विश्वास मानिए कि 99% लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया। और कभी 108 सांसद लोकसभा में होते थे, फिर 79 रहे, फिर 56 रहे, आज 28 पर आकर के अटक गए। और उत्तर प्रदेश में जब पहले में 2014 में 21 थे, और इसके बाद 2016 में क्या 2019 में 16 रह गए, और आज अभी तक 7 लोगों को रिपीट किया गया। और एक आदमी व्यक्ति जो आपने अभी बताया कि भाई कृपा शंकर सिंह जी को मुंबई से ला करके मैदान में उतारा गया, और उनकी वजह से धनंजय को जो चर्चा है जनमानस में आक्रोश है, कृपा शंकर सिंह के आने की वजह से धनंजय जी को जेल भी जाना पड़ा। अब यह स्थिति भदोही में भी है। भदोही में घनश्याम दुबे जी एक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा, हरिशंकर तिवारी जी के वो समधी भी हैं, वहां डॉक्टर सुनीता दुबे का नाम चल रहा, लेकिन वहां पर निषाद पार्टी कह रही नहीं साहब हमें मिलाओ। देवरिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोके हुए, हालांकि भाजपा चाहती थी कि रमापति राम त्रिपाठी जी चलो भाई ठीक है, माननीय राजनाथ जी के बहुत निकट हैं। गाजीपुर में राधा मोहन सिंह, वहीं ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह पूर्व विधायक, ये तमाम जो दाव पेच चल रहे हैं। इसके बाद वहां पर तमाम और चेहरे, जो आपने मनोज सिन्हा जी के बेटे का नाम लिया कि नहीं साहब मनोज सिन्हा जी बहुत बड़ी हस्ती है ही है, इसमें कोई वो नहीं है। कैसरगंज में ये निश्चित तौर पर है कि आप अभी बार बार कह रहे थे प्रोड्यूसर सिंह जी का दबदबा है, तो ये तो भाजपा के लोग भी मानते हैं कि भाई उनका दबदबा है और उनके परिवार के लोगों को ही टिकट देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जाटलैंड नाराज ना हो जाए, आपने देखा हो कि आज बसपा ने 12 सीटें डिक्लेयर की हैं। दुर्गेन जी आप कह रहे थे मैनपुरी में उन्होंने उतार दिया शक प्रत्याशी को, डॉक्टर गुलशन देवी को उतार दिया। और यही उन्नाव में जो नाराजगी चल रही थी छत्रियों में, आपने देखा कसके, बहुत कसके भाई कुलदीप सेंगर जी जेल में थे, जिस हिसाब से वो मदद करते थे साक्षी जी की, तो वहां पर भी आप देखो कि अशोक फिरोजाबाद का बताओ, मंत्री जी जो खेल कर रहे हैं बाकी ठीक है, और इसके बाद फिरोजाबाद और मैनपुरी क्या पेच है? राघवेंद्र राजू जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े हम। इसके बाद जो स्थितियां फिरोजाबाद की भी हैं, आपने देखा हो गाजियाबाद में रातों रात ये सोचा कि जनरल वीके सिंह की जगह हम जो है राकेश भदौरिया जी को, जो कमांडोर हैं वायुसेना के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें गाजियाबाद से लड़ा देंगे, लेकिन वहां अतुल गर्ग जी आ गए। यहाँ पर जो मामला फंसा हुआ है, चंद्रसेन जादौन जी अपने बेटे को टिकट चाहते हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह जी के बेटे का नाम, अतुल सिंह का नाम भी वहां पर है, वो ऑलरेडी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं भाई कैबिनेट मंत्री हैं और इस समय बहुत पावरफुल मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक का बाल उनको उत्तर प्रदेश में माना जाता है। पर्यटन विभाग बहुत चर्चित विभाग है। देख लो, इस तरह की बातें मत कह देना, नहीं पता चल रहा कल बाल नोच के बाहर आ जाए, ये ध्यान रखना, ऐसा मत कहो। इसके बाद मैनपुरी में भी ये बात सच है कि मैनपुरी और फिरोजाबाद ठाकुर जयवीर सिंह के ऊपर जो भाजपा के लोग यहाँ बताते हैं, भाजपा में चर्चा है कि ये दोनों सीटें कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जो निर्णय लेंगे उनके आधार पर चलेगी। ठीक बात है। और आपने वो स्थितियां जो देखा, आज अभी गाजियाबाद में आपने देखा कुलवीर को उतार दिया गया, और मथुरा में एक पूर्व IAS अधिकारी सुरेश सिंह चौधरी को उतार दिया गया। तो ये तमाम वहां एक पत्रकार का टिकट कट गया, वहां एक कमलकांत उपमन्यु के एक पत्रकार का टिकट कटा है, इसका कष्ट है हम लोगों को। आज हम चूंकि क्या है, आज भी भानु प्रताप किसान यूनियन के अध्यक्ष जी का फोन आया था, कल वो लखनऊ आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि 9 जून 1980 में कांग्रेस ने एक ही दिन में मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह और उत्तर प्रदेश में BP सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था, राघवेंद्र जी। और राघवेंद्र जी, अच्छा ये बताओ राघवेंद्र जी, जो गलतियां पहले हुई, क्या मतलब ठाकुर बामन यही लोग सत्ता में रहेंगे क्या? मतलब OBC नहीं आने पाएगा? बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही क्या? सारे लोगों को भागीदारी दे रही, आप लोग चाहते हो ठाकुर बामन के हाथ में लाठी हो, बस सबको आंक के रहो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। अब राजनीति बदल गई है, संख्यक ज्यादा हो वहां उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो जाति धर्म मजहब, और जहां पर भाई ठाकुर हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है राघवेंद्र भाई, बीजेपी कहती है कि भाई अल्पसंख्यक जो जीतने लायक होगा हम लड़ाएंगे, नहीं तो फिर प्रवक्ता बना देंगे हम।
अल्पसंख्यक को अगर जीतने लायक होगा तो लड़ाएंगे, नहीं प्रवक्ता बनाएंगे। तो गलत क्या कर रहे हैं वो भाई? जिस दिन जफर नकवी चुनाव जीतने लायक होंगे उनको टिकट मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मंत्री बना देंगे। हम लोग इंटरव्यू लेंगे जफर नकवी का, लेकिन वो कह रहे हैं जीतने लायक, उनकी नजर में मुसलमान नहीं है जीतने लायक उत्तर प्रदेश में। ये क्या लोग नहीं जानते हैं कि त्रिभुवन नारायण सिंह जी, वीपी सिंह जी, वीर बहादुर सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जिस उत्तर प्रदेश ने 5-5 मुख्यमंत्री दिए और सभी चर्चित चेहरे रहे, अब यहाँ 5-5.5 लाख वोट हो, वहां पर 4 लाख वोट हो, 3.5 लाख वोट हो, नारायण दत्त तिवारी को क्यों भूल जाते हो? कर सकते हैं नारायण दत्त तिवारी को क्यों भूल जाते हैं आप? नारायण दत्त तिवारी के भी नाम ले लो राघवेंद्र भाई। दुर्गेन जी, विषय क्या है? विषय से हम लोग मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। ये विषय से जुड़ा ही मसला है, विषय पे आ रहा हूँ, विषय पे सवाल मत उठाओ। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इन 12 सीटों का मसला जो है कुल मिला के, राघवेंद्र जी ने एक जो हवा पानी चल रहा है जातियों गणित में वो बताया, और ये विषय से जुड़ा है मयंक शुक्ला है ना, इसीलिए हमने कहा नारायण दत्त तिवारी का नाम ले लो ताकि आप नाराज ना हो, क्योंकि ये मार ठाकुर झोंके पड़े हैं। इससे काम नहीं चलने वाला। अपर कास्ट की बात हो रही है, अपर कास्ट नाराज है। महेंद्र सिंह, इन सब सारी चीज़ों से लेकर ये लाइट बूट की बातें हैं, लेकिन इससे गंभीर विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक ताकतवर दल, ताकतवर नेता, मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए चुनावी राजनीति में, उससे बड़ा तो वटवृक्ष कोई मुझे नहीं दिख रहा। कांग्रेस कभी रही लेकिन वो अब ढह गया, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। और डिटोरेशन तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उसके अंदर गिरावट तो है। ऐसी स्थिति में ये 12 सीटें अब तक क्यों नहीं घोषित? क्या इसमें दिक्कत आ रही? क्या बीजेपी भी वही असमंजस में जैसे विपक्ष है? या कल हमारे साथ कल 1-2 लोग इस चर्चा में थे, वो कह रहे थे जमीन की हवा बदल रही है। तो क्या हवा बदल रही? क्या आप भी थे शायद चर्चा में कल? जी नहीं, मैं कल नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि हवा तो बदल रही है। और दूसरी, और संजय सिंह की रिहाई से भी लोग उसको जोड़ रहे हैं। देखिए आज शेर आया कर रहे थे लोग। हाँ, निश्चित तौर पे। और ये जो 12 सीटें, इसमें आप देखिए 12 में तो 9 तो बीजेपी के सिटिंग है वहां पर एमपी जी, और ये बड़ा पेचीदा सीटें हैं आप। और ये 3 सीटें जिसमें कि एक रायबरेली है और एक डिम्पल की सीट है, तो ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे अगर रायबरेली से कोई घोषित हो तो वो किया जाए। लेकिन जो 9 सीटें हैं वो तो इनकी अपनी है, और उन अपनी सीटों में, जीती हुई सीटों में बड़ा पेच फंस गया। अब किसी को किसी के बेटे के लिए सीट चाहिए और किसी में कहीं पर आरएसएस की पसंद का कैंडिडेट आना है, ये भी एक बड़ा पेच है इसमें। और दूसरा ये है कि कुछ, अब जैसे केसरगंज की सीट, ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट, अब वो देना तो चाहती है बीजेपी, लेकिन दे कैसे? और जो राघवेंद्र जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर ठाकुरों के प्रतिनिधित्व को इग्नोर किया जा रहा है लगातार, और इस बात को इस बिरादरी में बहुत ज्यादा अंदर प्रतिक्रियाएं हैं। सिर्फ योगी जी को मुख्यमंत्री बना देने से काम नहीं चलने वाला है। तो एक तो ये है कि जातीय आधार पे गड़बड़ा गई है बीजेपी की स्ट्रेटजी थोड़ी सी। दूसरा ये है कि किसी के बेटे को और किसी के बेटी को देना है, इस तरीके की चीजें हैं। अब गाजीपुर सीट एक फंस रही है, वहां पर दावेदार अफजाल अंसारी के अगेंस्ट किसको खड़ा किया जाए, ये भी है। अब सेंटीमेंट, हाँ, ये बड़ी बात है कि मोदी लहर भी अफजाल ने लाख वोटों से अधिक हराया था मनोज सिन्हा को, तो अब मनोज सिन्हा से बड़ा कैंडिडेट आप लाओ, और मुख्तार की सिंपैथी जरूर वहां देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। ऐसे ही अभी आप देखिए, जैसे ही संजय सिंह का आप जिक्र कर रहे थे, संजय सिंह दिल्ली से ज्यादा बड़े नेता यूपी के हैं। और जिस तरीके से वो, एक तरीके से ये कहना चाहिए, इसमें जब जमानत होती है तो बड़ा पेचीदा मामला होता है, लेकिन जमानत हुई तो उसका आ रहा हूं। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट इधर यूपी में मिलेगा देखने को। अच्छा, अब दूसरी ये चीज है कि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें टिकट काटना चाह रही है बीजेपी। अब हो सकता है जैसे एक बड़े हैवी वेट है मस्त जी, और उनको अंदरूनी खबरें ये है कि उनकी शायद टिकट निश्चित तौर पे कटेगी। ऐसे ही केसरी पटेल, उनकी भी टिकट कटने की बड़ी वो है, कट सकती है टिकट। कुछ एक आध लोग हो सकता है अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं टिकट, तो वो भी एक पेच है। तो बड़ी पेचीदा सीटें हैं ये 12, और इसका मसला वही है कि कैसे हल किया जाए, इसके लिए बहुत वो चल रहा है। आरएसएस भी अपना कुछ
कुछ जगहों पे तो आरएसएस का दखल होगा, निश्चित तौर पे होगा, और वो भी एक स्थिति है। तो बड़ा आसान नहीं है बीजेपी के लिए करना। एक जगह रामगोपाल यादव के बेटे, अब उनके अगेंस्ट किसको खड़ा किया जाए। दूसरा, मायावती जी की अगर आप टिकट देखिए तो कई जगह ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वो वॉकओवर दे रही है बीजेपी। वो भी एक बड़ा फैक्टर। किसको वॉकओवर दे रहे हैं, किसको? कई जगहों पे बीजेपी कैंडिडेट को सीधा सीधा वॉकओवर मिलता दिख रहा। जब बीएसपी की आप टिकट देखते हैं, जहां जहां जिस तरीके से कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए हैं, जातीय इक्वेशंस को आप अगर देखेंगे बारीकी से, तो आपको ये लगेगा कि ये क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही। तो बहुत सारे समीकरण इस तरीके से इस बार। अच्छा, और जैसे कि बीजेपी के लिए अंदरूनी सर्वे तो उतने खुशहाल नहीं है जितने कि मीडिया में, विज्ञापन में आ रही हैं चीजें। ये हर सर्वे, जितने भी इनके सर्वे हुए हैं, आरएसएस के हों या बीजेपी के, आरएसएस के सर्वे तो और ज्यादा खराब स्थिति पेश कर रहे हैं। तो अब मामला बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। और उसी पेच में बीजेपी को ये 12 सीटें डिसाइड करनी। ठीक है, ठीक है। मयंक शुक्ला कुछ कहना चाह रहा, फिर मैं बीजेपी के नेता से पूछूंगा कि ये सर्वे खुशनुमा नहीं है। मुस्कुराइए लेकिन जरा संभल के। जी मयंक बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? म्यूट है मयंक, अनम्यूट करिए। नहीं सुन पा रहे हैं हम आपको। दिक्कत यही है कि जनता तक आवाज आपकी जा नहीं पा रही है। मेरा कहना यह है कि जयवीर सिंह जी का परिवारवाद साफ स्पष्ट होता है कि इसी कारण भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट घोषित नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह जी का दबदबा बीच में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से दबदबे की राजनीति भी कर रही है और परिवारवाद की राजनीति भी कर रही है। मैं बरेली की बात आपको बताना चाहूंगा। बरेली में 3 टिकट बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, संतोष गंगवार जी का, वरुण गांधी जी का, और बदायूं का टिकट बदला है संघमित्रा मौर्य का। तीनों प्रत्याशियों ने, वरुण गांधी भी रो रही थी कि बाद में उन्होंने कहा नहीं मैं भावुक हो गई थी। तो बड़ा रोना पिटना मचा है बीजेपी में भी। जफर भाई अभी बता रहा हूं मैं आपको। वरुण गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि मैं जनहित की बात करता रहूंगा, युवाओं की, बेरोजगारों की बात करता रहूंगा। संतोष गंगवार जी के पास जब जो वर्तमान प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया है वो आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने टिकट कराया उनका आशीर्वाद लीजिए, आप हमारे पास से जाइए। साथ ही साथ उन्होंने अभी तक किसी भी प्रचार में नहीं गए। इसके अलावा जो संघमित्रा मौर्य जी हैं वो मंच पे बैठ के ही रोने लगी और कहने लगी मैं भावुक हो गई। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि तीनों प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है और ये लोग ही खुद ही आपस में लड़के ही भारतीय जनता पार्टी को हरवा देंगे। अब जो स्थिति है, वर्तमान परिस्थितियां पूरे प्रदेश में जो दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है 10 साल में कोई बहुत योग्य काम नहीं करे हैं और इसीलिए जातिगत समीकरण सामने पे ज्यादा वक्त नहीं है। आप प्रवक्ता से अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। आप अच्छी बातें बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं आप। जफर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारी रोना पिटना आपकी पार्टी में भी मचा हुआ है और मयंक कह रहे हैं कि संतोष गंगवार ने कहा कि जाओ जिसने टिकट कराया हो, छत्रपाल गंगवार से कहा कि जाओ उसी के पैर छुओ, जाओ दिल्ली राजेश अग्रवाल के पैर छुओ जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपके यहाँ भी गदर मचा हुआ है। मयंक भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये अरे हकीकत है, मंचों पे रो रहे हैं लोग आंसुओं से। ये तो देखो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आंखें मत बंद करो, बोलो भाई। जब आप किसी एक राजनीतिक अच्छे पद पे होते हो, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है अंदर से पीड़ा होती, दुख होता है, क्योंकि आपने जनता के लिए काम किया होता है, आप समाज के बीच में होते हैं और आप आने वाले समय में उससे बेहतर करने की कोशिशें करते हैं। आज राघवेंद्र भाई ने पूरा टॉपिक ही बदल के एकदम जो है ठाकुरवाद पे ले आए पॉलिसी को। लेकिन आज पॉलिसी ये है कि हम देश विकास की बात कर रहे हैं, हम देश हित की बात। और तमाम वो लोग जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो भाजपा ने सोच समझ के बनाया है और तमाम उन लोगों पे भाजपा को यकीन है। और जिन सीटों का अभी जो है घोषणा नहीं हुई है उसमें भी मजबूत दावेदार होंगे जो भाजपा को 80 की 80 यूपी की सीटों में बिल्कुल कंफर्मेशन देंगे। और महेंद्र भाई भी आज जो है एकदम डाइवर्ट होकर ठाकुरवाद पे चले गए। नहीं तो महेंद्र भाई पश्चिमी यूपी के हैं, आप इसको कह नहीं सकते हो। मेरठ में बवाल हुआ, योगी जी ने पंचायत की, जिस दिन मोदी जी गए थे संजीव बालिया दौड़ाए गए, वो ठाकुरों का ही गांव था, वो तमाम विजुअल आए। आज भी बैठकें थी मुरादाबाद में इधर उधर, तो वहां भी पंचायतें चल रही। मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की तरह पश्चिम के लोग नहीं है, वहां पंचायत धड़ेबाजी चल रही, वहां अपर कास्ट में धड़ेबाजी हो रही। गुर्जर भी नाराज है आपसे, ऐसा नहीं खाली ठाकुर ही नहीं है। 2024 बिल्कुल पारदर्शिता से समाज के बीच में आने ठीक वाला है। ठीक है भाई। मनोज मिश्रा जी, ये
जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, रोना पिटना जो बीजेपी में मचा है या अन्य जगह जो देखने को मिल रहा, ठीक है, विपक्ष तो मान ही रहे हैं कि बहुत विपक्ष, बीजेपी के नज़र में विपक्ष बहुत खराब है, विपक्ष में कुछ दम नहीं है, 80 का 80 वो जीत लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हलचल तो बीजेपी में भी है, जो वरुण गांधी का जिक्र किया, संतोष गंगवार का जिक्र किया, संघमित्रा मौर्य का जिक्र किया, तो ये जो चीजें हैं क्या कहीं जमीन में इफेक्ट डालेंगी क्या हल्का फुल्का? दुर्गेश भाई देखिए, दरअसल 80 में 80 जीत लेना और 14-19 फिर 22-17 इस सब का जो ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में वो कहीं न कहीं माइलस्टोन तय करता है। और उसके बाद डर तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी पूर्व जो भी साथी इस बात तो कह रहे थे, देखिए मैनपुरी, गाजीपुर, रायबरेली छोड़कर 9 सीटें उनकी स्वयं की हैं। रही बात जातिगत आंकड़ों को लेकर के 2014 के परिणाम के बाद हमको भी उत्तर प्रदेश और आपको भी बात लगी होगी शायद जातिगत चीजों से पार्टियां ऊपर बढ़ेंगी, लेकिन जब आप राजभर से, निषाद से और कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल से, इन सब से जब आप ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाते हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे दोबारा उनको जिता करके मंत्री पद देने की बात हो, ये बात बड़ी पते की बात आपने कही है। बीजेपी लाख का है कि हम जातिगत उससे ऊपर उठ गए हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो बीजेपी को उदाहरण के रूप में देखना चाहिए इसको। दुर्गेश भाई, जातिगत का कटोरा इनके बड़े बड़े करके कई खानों बढ़ चुका है। और रही बात हमारे पूर्व मित्र जो बात क्यों नहीं कहे भाई, जब सभी ये बात मंचों पे कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उससे वो उतनी हिस्सेदारी लेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, तो ये बात कहने में कोई बुराई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी इस बात को भी जानते हैं कि 2014 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में 91 के बाद जब पूरे देश में बदलाव आया, मंडल कमंडल सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश बिहार में पड़ा, और उसके बाद पूर्ण बहुमत उसको कभी नहीं मिली। पूर्ण बहुमत तब मिली जब ओबीसी और एससी कार्ड पर चल के चाहे प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य की बात कर ले या बाकी लगातार सीरीज की बात कर ले। तो अब हम किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन जिन अगड़ा को लेकर के पार्टी का गठन हुआ, बाकी चीजें हुई, वो कितने उपेक्षित है इसको लोग जानते हैं। उस पर चर्चा बहुत लंबी करेंगे, समय आपका जाएगा। पर विषय मूल जो आपका दुर्गेश भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो 9 सीटें खुद की विनिंग है, खुद के मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप दूसरे के घर से लेकर के आप अपने यहाँ आते हो तो आपको विवाद भी झेलना पड़ता है। संघमित्रा मौर्य की हम जिक्र कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे भी हमारा चूंकि प्रयागराज क्षेत्र है, फूलपुर में आप देखिए, देश की आजादी के बाद राम पूजन पटेल हुए, जो लगातार पटेल बिरादरी के लोग वहां चुनाव जीतते रहे। केफरी देवी वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष थी, अभी सांसद हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रीता जोशी, अगर आप इनकी बात करें, मेयर रही प्रयागराज में, बहुआ परिवार से बिलोंग करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में सच में इसकी खुद की लड़ाई स्वयं से है, कैसे पार पाएंगे। और बतौर पत्रकार हमको आपका इंतजार भी रहेगा। और 80 में 80, 400 में 400, जबकि 73 के बाद 62 पे आकर रुक गए थे। तो स्थितियां जो स्वयं के आकलन से और स्वयं के जो इनका खुद का की रिपोर्ट से वो जो मंचों पे दिख रही है, उसमें और रिपोर्ट बहुत अंतर है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया जफर अली, मयंक शुक्ला, धन्यवाद आपका, आलोक तिवारी, राघवेंद्र सिंह राजू और महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कम से कम 3 को आप छोड़ दीजिए, लेकिन 9 जो सीटें हैं बीजेपी की, उनके अपने जो सांसद हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, कम से कम उनमें टिकट का जो अंतर्द्वंद है वो अपने ही लोगों के बीच है, यानी खुद की बीजेपी की लड़ाई खुद से ही है। अब इस जो अंतर्द्वंद से जैसे ही बीजेपी पार पा जाएगी तो ये जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो बहुत महत्व की सीटें हैं, इनके भी उम्मीदवार आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।